एक विवाद का सवाल है आपसे। बचपन में हम लोग कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई। हम्म। क्या हिंदी चीनी भाई भाई का थोड़े दिन के लिए समय आ रहा है कि चाइना से ही हम इन्वेस्ट कराएं हमारे देश में? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है और इसमें जो भाई भाई का आपने कहा, आपके भी दो बच्चे हैं, हमारे भी हैं, बहुत झगड़ते हैं। और बिल्कुल। अगर उनमें से एक को डांटो तो दूसरा सपोर्ट में खड़ा हो जाता यस। है। तो देखिए, ये इस रिश्ते में हमें बहुत मैच्योरिटी दिखानी होगी। हम्म। मैं आपको बताता हूँ, दो उदाहरण देता हूँ, जापान और चाइना और ताइवान और चाइना। जी। जापान और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो कम से कम 1500 साल पुराना है, यस। कम से कम, जी। ज़्यादा भी, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। शुरू में चीन की सभ्यता डोमिनेंट थी और उनको बारबेरियन कहते यस। थे और उनसे गिफ्ट्स लेते थे वगैरह वगैरह। उसके बाद जापान ने कब्जा किया, यस। नानजिंग, द रेप यस। ऑफ नानजिंग एंड ऑल दैट, और काफ़ी बहुत बुरी तरह से चीनियों को मारा पीटा। तो फिर झगड़ा हुआ। सोचिए कि उनका कितना वायलेंट रिलेशनशिप है। और जापान जब जब 1930 के आसपास जब जापानी चीन में घुस रहे थे, तो जो जापानी बिजनेसेस थे चीन में वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए स्पाई करते थे। तो आप समझ लें कितना लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट है, होना बिल्कुल है। चाहिए बिल्कुल चीन और बिल्कुल जापान के बीच। बिल्कुल। उसके बावजूद 1970 में चाइना जापान का ट्रेड 1 बिलियन था, अभी $400 बिलियन। वाह। रोज 20,000 लोग, रोज 20,000 लोग चीन और जापान के बीच में फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। तो ये एक मैच्योरिटी है कि जब चीन ने खुलना शुरू किया तो जापानी पैसे को आने दिए। बीच बीच में वो सी और जापान में मिसाइल भी फेंक देते हैं। जब वो कोइजुमी साहब जो थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, और जाके यासुकुनी श्राइन में मत्था टेक याद है देते थे, मुझे, हाँ। तो तो चीनी जो है वो गुस्से में आके एक दूसरे, कुछ एक आध कंपनी को झापड़ मार दिया है, जो भी मतलब जो इक्विवेलेंट को झापड़ मारना हुआ वो कर देते थे, लेकिन रिलेशनशिप चलती रही। अच्छी किताब आई है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, चाइना के बारे में। उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं था कि डंग जाओपिंग या हु याओबांग या जाओ जियांग, जो जो उनके जो हाँ हाँ लीडर्स हाँ, थे, जुरोंग जी सब। तो ये लोग कि बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमिक विचारधारा जो थी वो बहुत प्रो कैपिटलिस्ट थी, और ये वो, उनको ये पता था कि जो वो कर रहे थे वो नहीं चल रहा था, और बाकी जो, और इसीलिए वो एक डायरेक्शन में गए और उसका पूरा क्रेडिट अपने पे ले लिया, जबकि इनोवेशन वगैरह जो है वो नीचे हुआ था। बट सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट अब इमर्ज हो रहा है कि जो कल्चरल रिवॉल्यूशन था चीन में 1965 में, जी जी। वो माओ ने उसको शुरू ही इसलिए किया कि वो रेस्टलेस थे कि जो जो बदलाव चीन को चाहिए था वो तेजी से नहीं हो पा रहा था। तो उनका था कि अभी के एलिट्स को हटाओ। अच्छा। अब वो उनके कंट्रोल से बाहर चला गया, उसमें कितने मिलियन लोगों की जानें गई, कितना डैमेज हुआ, फैमिलीज टूटी, इंटरेस्टिंग। लोग साइकोलॉजिकली स्कार्ड हो गए। लेकिन वो जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो 19 सेंचुरी से जो एलिट्स चलते जा रहे थे, उनका जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उससे एक फील्ड सेटअप हुआ जिसपे कि नया नया ग्रोथ, सृजन हो नया सके। नया नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, नए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, ये सब इमर्ज हुए। अ, अब आप ताइवान और चाइना देखें, ताइवान चाइना का तो एग्जिस्टेंशियल फाइट है। यानी कि ताइवानी सोचते हैं कि हमको अब मेरे पास, मैं तो रहा भी हूँ ताइवान में, आप हाँ तो वीज़ा में रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा लिखा रहता है। रहता है। मैं एक बार भारत आया वापस, तो इमिग्रेशन वाले अधिकारी ने कहा कि आप चीन से आ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, ताइवान से आ रहे हैं। मैं लिखा तो रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो हमने कहा कि वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। हाँ, वो पीपल से, ये सिर्फ रिपब्लिक नहीं है, तो पीपल नहीं है चाइना से। ताइवान में तो नहीं, बट सी पॉइंट इज, उनकी ऐसी डीप लड़ाई है, और उसके कारण, और मैं जब ताइवान में था, संडे को एयर डिफेंस ड्रिल्स होती थी, 4 बजे सायरन बजते थे, ये वो। अ, उसके बावजूद ताइवान इज द बिगेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर इन चाइना।
तो ये जो है ना, ये कि भाई लड़ाई भी करनी है, लेकिन इकॉनमी में बहुत सारे लोग हैं भाई, भाई बिल्कुल और वहाँ के बिजनेसेस को पैसे बनाने हैं, उनकी टेक्नोलॉजी से हमें फायदा होगा। बिल्कुल होगा। अगर यूएस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4.5% है, वहाँ के ट्रेजरी यील्ड्स हैं, चीन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1.5% है, तो अगर आपको कैपिटल चाहिए तो कहाँ से लेंगे? बिल्कुल। तो तो इसमें हमें ये देखना है कि हम कैसे बिना किसी जियोपॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज के, कहने का मतलब कि हम बॉर्डर पे सॉवरेंटी हाँ, सॉवरेंटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं करनी है, करनी है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं कॉम्प्रोमाइज करनी है। जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अब जैसे मान लीजिए गाड़ियां हैं, तो वैसे गाड़ियां भी काफ़ी आ रही आ हैं रही है और आ जाए बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हाँ, लेके, लेकिन अगर हमारे पास कंट्रोल है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि एक स्विच घुमाएं और लड़ाई, मतलब सारी गाड़ियां रुक जाए। सारी गाड़ियां रुक जाएं, या पावर सेक्टर में कि भाई पूरा पावर ग्रिड ही कब्जे में आ जाए। तो जहां हम उस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, अगर उनको यहाँ आके हमारी फैक्ट्री, मतलब भारत में फैक्ट्री लगा के अगर मोबाइल फ़ोन बनाने हैं बनाएं, बिल्कुल बनाए। अगर उनको यहाँ आके खिलौने बनाने हैं, जूते बनाने हैं, कपड़े बनाने बनाएं, यहाँ से बैठ के एक्सपोर्ट करें, हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी, उनके भी कंपनीज को फ़ायदा होगा, बिल्कुल। और मुझे लगता है इस कंपटीशन से भारत को भी फ़ायदा होगा। जैसे एक जूते बनाने वाली कंपनी है तमिलनाडु में, काफ़ी बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया फाउंडर्स हैं उनके। उन्होंने मैं उनसे मिलने गया था करीब 2-3 महीने पहले, तो बात होते होते समझ में आया कि उनके कुछ 29,000 वर्कर्स हैं और कुछ अच्छा। 2,500 करोड़ का रेवेन्यू है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, मुझे तो पता ही नहीं था। अ, तो आप कितने से ग्रो कर रहे हैं? तो 12-15%। मैंने कहा कि भाई, मतलब पूरी दुनिया के शू एक्सपोर्ट्स में हमारा 2% मार्केट शेयर है, तो आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये थोड़े, मतलब जवान थे, मतलब फैमिली है, तो ये फैक्ट्री कोई मतलब हमारी आपके उम्र के फिर लोग थे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम भी जब भी बोर्ड के पास जाते हैं कि हमें बड़ी फैक्ट्री लगानी है, बोर्ड कहता है कि अरे, मान लो तुमने कैपेसिटी डबल कर ली, वो फैक्ट्री नहीं चली तो कुर्की हो जाएगी। तो 12-15% ग्रोथ करते रहते हैं, क्या क्या केवल ऐसे चल रहा था। क्या हुआ फिर, एक फेंगटे करके कंपनी है ताइवान की, वो 8-10 साल पहले इंडिया आई, उन्हीं के फैक्ट्री के आसपास एक फैक्ट्री लगाई, 8,000। 5 साल बाद एक और फैक्ट्री लगाई, 10,000 लोग। वाह। फिर फैक्ट्री लगाई, तो वो शायद 2 फैक्ट्री नहीं, एक में 10,000 लगाई, एक में 18,000 लगाई, तो एक 2 फैक्ट्री लगा के 28,000। 28,000 हो गए, वो 5-6 साल, 7 साल। और अब एक और फैक्ट्री लगा रहे हैं जिसमें कि वो 15-20,000 लोगों को हायर करने वाले हैं। तो ये जिनसे मैं मिला था वो कहे, अभी हम बोर्ड के पास गए कि देखिए भाई, हमारे पास में ही है। नहीं नहीं, अगर हमने इन्वेस्ट नहीं किया ना, हाँ। हम इररेलेवेंट हो जाएंगे। वाह। तो अब क्या हुआ, उनके बोर्ड ने उनको अलाउ किया कि ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क को डिफ्रे करने के लिए आप बम्बई जाइए, वेंचर कैपिटल से पैसा लीजिए, तो एटलीस्ट वो रिस्क कंपनी के हाँ, अंदर पे नहीं रहेगा। केपेक्स को इक्विटी से फंड करिए। इक्विटी से फंड कीजिए, वाह। और एक आप ताइवान से कोई टेक्नोलॉजी या वैल्यू चेन पार्टनर ले आइए जो आपको साइन इन करा देगा, मतलब जो डिज़ाइन इन होता है, और फिर लगाइए फैक्ट्री 200 लाइन की। तो अभी तमिलनाडु में जो दुनिया की 10 सबसे बड़ी शू मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनमें से 5 जो हैं फैक्ट्री लगा रही हैं। वाह। तो उससे क्या होता है कि लोग जाग जाते हैं कि भाई, फिर दिखता है ना, हाँ आंखें खुलती हैं हाँ, भाई, कि हम अगर नहीं करेंगे तो रिलेवेंट हो जाएंगे। रिलेवेंट हो जाएंगे। और नहीं तो क्या होगा कि वो फैक्ट्री चलेगी, उसके फैक्ट्री मैनेजर कोई, अगर कोई एंटरप्रेन्योर होंगे, जो मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ, जैसे लक्ष्य की फाउंडर हैं, वो तो फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में लाइन पे काम करती थी। उनका एम्बिशन था, उनके एंटरप्रेन्योरशिप थी कि उन्होंने 40 बिलियन खुद की कंपनी करेंगे। खड़ी कर ली। तो वैसे ही मेरे हिसाब से इससे बहुत फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से इस रिलेशनशिप को हमें काफ़ी कैलिब्रेटेड तरह से लेना होगा। ये ब्लैक एंड वाइट में भी, वो भी दुनिया की 1/6 ऑफ पॉपुलेशन है, हम भी 1/6 ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, उनको वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट लगते हैं, शायद हम उनको ज़्यादा एरोगेंट या बहुत गंदे लगते होंगे, रेसिस्ट टेंडेंसी होंगी, जो भी हो। बट अगर अ, उनके कैपिटल से, उनकी टेक्नोलॉजी से, उनके इन्वेस्टमेंट से हमें फ़ायदा हो सकता है, क्यों नहीं। हमारे मार्केट से उनको फ़ायदा हो सकता है, तो एनीवे वो वहाँ से बैठ के प्रोड्यूस करके भेज ही यहाँ रहे हैं ना। भेज ही रहे हैं।
आप क्यों ना यही बनाए? आप जनवरी का ट्रेड डेटा देखिए, जो नॉन ऑयल नॉन गोल्ड डेफिसिट है बढ़ गया। अच्छा, इसलिए नहीं बढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो चलिए हम अभी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। वो इसलिए कि मेटल्स, केमिकल्स की डंपिंग हो रही है। Even metals, that was हाँ, surprising. Yes. मेटल्स, केमिकल्स की हम्म डंपिंग हो रही है। तो इससे बढ़िया है कि भाई यहीं आके बना लो यार। तो सो एनीवे, सो दैट्स आई थिंक अपॉर्चुनिटी है ये, और उनके थ्रू अगर हमें फ़ायदा होता है तो क्यों नहीं? Thank you very, very, very नहीं, नहीं, much. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आभार as usual. माता पिता को गिरने से बचाए, आइडल वो साथी मदद पहुंचाए। प्यार है तो उनको बताओ, आइडल की सुरक्षा उनको दिलाओ।